बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारे प्रीवियस लेक्चर का पार्ट 2 स्टार्ट होने लगा है। तो इस लेक्चर में हमने हेडर फाइल्स के हवाले से डिस्कशन करनी है। हेडर फाइल्स वो कहता है हेडर फाइल्स आर द कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि सी लैंग्वेज ने हमें सेट ऑफ लाइब्रेरी फंक्शंस दिए और उन फंक्शंस की मदद से हम मुख्तलिफ तरह की फंक्शनैलिटी अपने प्रोग्राम के अंदर परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर उसी की पॉइंट को एक्सप्लेन किया गया है कि हेडर फाइल्स के अंदर लाइब्रेरी फंक्शंस रखे गए हैं जो कि ऑलरेडी इसके अंदर डिफाइंड है और उनकी मदद से हम अपने मुख्तलिफ टास्क सी लैंग्वेज के अंदर परफॉर्म करते हैं। ये मुमकिन नहीं था कि तमाम के तमाम लाइब्रेरी फंक्शंस एक ही फाइल के अंदर स्टोर कर दिए जाएं। सो मुख्तलिफ कैटेगराइज करके फंक्शंस को रखा गया है कि अगर कोई ख़ास आपने फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है मैथमेटिक्स के हवाले से, तो मैथ के नाम से एक हेडर फाइल बना दी गई और उसके अंदर तमाम के तमाम मैथमेटिक्स से रिलेटेड फंक्शंस को स्टोर कर दिया गया। इसका फ़ायदा ये हुआ कि जिसने अपनी हेडर फाइल अपने प्रोग्राम के अंदर मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई वर्किंग नहीं करनी, वो math.h हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड नहीं करेगा। जिसने वर्किंग करनी होगी वो इस फाइल को इंक्लूड कर लेगा। लिहाजा ये जो ओवरलोड हो जाना था, अगर एक फाइल के अंदर सारे के सारे फंक्शंस रख दिए जाते, ग्राफिक्स के भी, कंसोल के भी, इनपुट आउटपुट के भी, मैथमेटिक्स के भी, स्ट्रिंग्स के भी और बेशुमार जो फंक्शंस हैं उन सारों को एक ही फाइल के अंदर रख दिया जाता है, तो वो हमारी सोर्स फाइल बहुत ज़्यादा बड़ी हो जानी थी। क्योंकि जब हम इंक्लूड करते हैं तो प्री प्रोसेसर क्या करता है, प्री प्रोसेसर उस हेडर फाइल को उठाता है और हमारे सोर्स प्रोग्राम के अंदर राइट डाउन कर देता है। इसलिए जितने कम लाइब्रेरी फंक्शंस हम यूज़ करेंगे उतनी कम हेडर फाइल्स को हम अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करेंगे और हमारे प्रोग्राम का साइज भी उतना ही कम होगा। तो ये वजह थी कि मुख्तलिफ लाइब्रेरी फंक्शंस मुख्तलिफ हेडर फाइल्स के अंदर स्टोर किए गए। देयर आर मेनी हेडर फाइल्स फॉर डिफरेंट पर्पस। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया कि मुख्तलिफ मकासद के लिए हेडर फाइल्स बनाई गई और उनकी कैटेगराइज उनको कर दिया गया ताकि जो प्रोग्रामर्स हैं उनको हेडर फाइल्स को इंक्लूड करने में आसानी रहे। ईच हेडर फाइल कंटेन अ डिफरेंट टाइप ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शंस। बिल्कुल ठीक है, हर हेडर फाइल के अंदर मुख्तलिफ जो वो प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं और हम एक से ज़्यादा हेडर फाइल्स को अपने प्रोग्राम में शामिल भी कर सकते हैं और इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की मदद से हम उसको अपने प्रोग्राम के अंदर शामिल करेंगे। फिर आगे जो की पॉइंट है, जिस फंक्शन को आप अपने प्रोग्राम की बॉडी के अंदर यूज करेंगे वो फंक्शन जिस हेडर फाइल के अंदर एक्सप्लेन किया गया है या जिस हेडर फाइल के अंदर उसको रखा गया है वो हेडर फाइल लाजमी तौर पर आपने अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करनी है। हेडर फाइल्स की एक्सटेंशन .h होती है। .h से मुराद ये है कि ये हेडर फाइल है। अगर आपको याद हो, मैंने जो आपको इंक्लूड सब डायरेक्टरी दिखाई थी, तो यहाँ पर ये देखें, ये जितनी भी हेडर फाइल्स हैं हर हेडर फाइल के साथ .h लिखा हुआ है। .h तो बेसिकली जो फाइल होती है उसके दो पार्ट होते हैं, एक तो फाइल का नेम और दूसरा उसकी एक्सटेंशन। एक्सटेंशन बेसिकली हमें ये बताती है कि ये फाइल, इस फाइल की टाइप क्या है। तो जिन फाइल्स के साथ .h लिखा है उसका मतलब ये है कि ये फाइल्स हेडर फाइल्स हैं जो किसी लैंग्वेज के अंदर यूज की जाएंगी।
इंक्लूड प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव इज यूज्ड टू इंक्लूड द हेडर फाइल इन द प्रोग्राम, ये हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, हम आगे चलते हैं। फिर वो कहते हैं दीज फाइल्स आर प्रोवाइडेड बाय द सी कंपाइलर सिस्टम। मैंने ये भी आपको एक्सप्लेन किया था कि ये सी लैंग्वेज ने हमें जो वो प्रोवाइड किए हैं, सी लैंग्वेज का जो कंपाइलर सिस्टम है उसने हमें ये फाइल्स प्रोवाइड की हैं, और ये तमाम की तमाम हेडर फाइल्स इंक्लूड सब डायरेक्टरी के अंदर मौजूद हैं। मैंने आपको अभी लास्ट स्लाइड के अंदर मैंने आपको ये व्यू भी करवाया कि ये देखें कि जब आप सी लैंग्वेज को इंस्टॉल करते हैं तो टर्बो सी का एक फोल्डर बनता है सी डायरेक्टरी के अंदर, और फिर उसके अंदर एक सब डायरेक्टरी है इंक्लूड की, और उसके अंदर ये सारी हेडर फाइल्स मौजूद हैं। तो यहाँ भी एक्चुअली इसी बात को एक्सप्लेन किया गया है कि जब आप टर्बो सी का इंस्टॉलर जो इंस्टॉल कर लेते हैं तो इंक्लूड सब डायरेक्टरी के अंदर ये सारी हेडर फाइल्स मौजूद होती हैं। आपने सिर्फ इतना करना है कि इस हेडर फाइल का सही नाम लिखना है, नाम की स्पेलिंग जो है वो गलत नहीं होने चाहिए, और इन फाइल्स को, इन हेडर फाइल्स को अगर आप अपने प्रोग्राम में शामिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को यूज़ करना है, और इसको आपने जो एंगुलर ब्रैकेट्स हैं उनके अंदर आपने ये हेडर फाइल का नाम लिखना है। सिंटैक्स यहाँ पर शो करवाया गया है हेडर फाइल को शो करने का, हैश इंक्लूड एंगुलर ब्रैकेट्स हेडर फाइल नेम, और फिर एंगुलर ब्रैकेट बंद कर दी गई है। एक तो आप इस तरह से हेडर फाइल को शामिल कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, और दूसरा जो तरीकेकार है वो ये है कि आप अगर एंगुलर ब्रैकेट्स नहीं लगाना चाहते तो आप उसकी बजाय डबल कोट्स लगा सकते हैं। हैश इंक्लूड डबल कोट्स ही लगे हुए और आगे हेडर फाइल का नाम। तो ये दोनों तरीके से आप इन हेडर फाइल्स को अपने प्रोग्राम के अंदर शामिल कर सकते हैं। दोनों एग्जांपल्स यहाँ पर दी हुई हैं, या आप इस तरह से करेंगे या फिर आप एंगुलर ब्रैकेट्स को यूज़ करेंगे। दोनों नहीं आपने इस्तेमाल करने, दोनों में से कोई एक तरीका आपने इस्तेमाल करना है। या stdio को इन्वर्टेड कॉमास के साथ डबल कोट्स के साथ यूज़ कर लें, या उसको जो एंगुलर ब्रैकेट्स हैं उनके साथ आप इसको इस्तेमाल कर लें। उसके बाद इनके एब्रीवेशंस थोड़े से एक्सप्लेन किए हुए हैं कि stdio, हम बार बार stdio कहते हैं, तो stdio से बनता क्या है? तो stdio से बनता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। इसी तरह से कोनियो से क्या बनता है? कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। और मैथ के अंदर क्या है? इसमें सारे मैथमेटिकल फंक्शंस हैं। stdio के आगे जो वो हमारे पास वर्किंग जो वो आ जाएगी कि stdio हेडर फाइल के अंदर क्या वर्किंग है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी ये एक स्लाइड जो वो एक्सप्लेन किया था कि हमारे जो scanf और printf फंक्शंस हैं वो बेसिकली stdio हेडर फाइल के अंदर लिखे गए हैं। लिहाजा अगर हमने अपने प्रोग्राम की बॉडी में printf को या scanf को यूज़ करना है तो फिर हमें stdio.h हेडर फाइल अपने प्रोग्राम में शामिल करनी पड़ेगी। printf फंक्शन हमने अपने बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर अभी यूज़ किया है और scanf को हमने अभी यूज़ नहीं किया। printf की थोड़ी सी वर्किंग यहाँ पर लिखी हुई है। printf फंक्शन इज यूज्ड टू प्रिंट अ मैसेज ऑन द यूजर्स आउटपुट स्क्रीन। printf जो फंक्शन है, मैंने आपको बताया था ना कि मुख्तलिफ फंक्शंस जो इसके अंदर लिखे गए हैं और हर फंक्शन को हम उसकी फंक्शनैलिटी के लिहाज से इस्तेमाल करेंगे। सो जितने भी फंक्शंस हैं हर फंक्शन की फंक्शनैलिटी दूसरे से मुख्तलिफ है, और हम उस फंक्शन को उसकी डिफाइन की हुई फंक्शनैलिटी के लिहाज से ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो printf फंक्शन को किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? वो कहते हैं आप कोई भी मैसेज अगर यूज़र आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करना चाहते हैं तो फिर आप printf फंक्शन में वो मैसेज लिखते, और इसका तरीकाकार क्या था हमने बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर देखा। printf हमने लिखा, फिर पैरेंथेसिस को स्टार्ट किया, और फिर इन्वर्टेड कॉमास यानी जो डबल कोट्स थे उनके अंदर हमने जो मैसेज लिखा था वो मैसेज हमें आउटपुट स्क्रीन पर नजर आया था। सो वो जो मैसेज है वो आपकी मर्जी है, वो आप जैसे मर्जी लिखें। लेकिन मैंने आपको जब सी लैंग्वेज की करैक्टरिस्टिक्स पढ़ाई थी तो उनमें मैंने बताया था कि सी लैंग्वेज एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, यानी इसमें लोअर केस में जो आप कीवर्ड्स लिखते हैं और जो आप कीवर्ड्स अपर केस में लिखते हैं दोनों का मतलब अलग अलग है।
आमतौर पर जितने भी कीवर्ड्स लिखे जाते हैं सी लैंग्वेज के अंदर वो सारे के सारे लोअर केस में आपने लिखने हैं, लेकिन जब आप अपना मैसेज प्रिंट आउट करवाना चाहते हैं तो वो आप प्रिंट एफ स्टेटमेंट के अंदर, प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर जब आप इन्वर्टेड कामास लगाते हैं तो उसमें आपकी अपनी मर्जी होती है कि इन्वर्टेड कामास में आप चाहे तो लोअर केस में मैसेज लिखते हैं, चाहे तो अपर केस में मैसेज लिखते हैं। जो हमने केस सेंसिटिव की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी वो बेसिकली लैंग्वेज के कीवर्ड्स पर अप्लाई होती है, वो यूजर के मैसेजेस पर अप्लाई नहीं होती। लिहाजा जो आउटपुट स्क्रीन है उसको कंसोल स्क्रीन का नाम भी दिया जाता है। आगे हम इसको देखते हैं। scanf function is used to get the input from the user on the console screen। लेकिन scanf की वर्किंग भी आगे हम इन दोनों फंक्शंस को फर्दर जब हम अपना चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे तो उन चैप्टर्स में हम इनकी डिटेल जो वो एक्सप्लेनेशन जो वो पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन तक आपको बताया जा रहा है कि प्रिंट एफ कोई भी मैसेज प्रिंट आउट करने के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि स्कैन एफ कोई भी अगर आप यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं कंसोल स्क्रीन पे, आप चाहते हैं कि जो कंसोल स्क्रीन है उस पर यूजर अपनी कोई इनपुट जो वो एंटर करे, अपना नाम लिखे या अपने मार्क्स जो वहां पर एंटर करे, तो फिर उस मकसद के लिए स्कैन एफ को इस्तेमाल किया जाता है। फर्दर लेक्चर्स में हम स्कैन एफ और प्रिंट एफ दोनों को यूज करेंगे। अगर हम प्रिंट एफ और स्कैन एफ फंक्शंस को अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करना चाहते हैं, वी मस्ट इंक्लूड द stdio.h हेडर फाइल। तो हमें stdio.h हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा, इंक्लूड डायरेक्टिव की मदद से। ये चीज़ आपने अपने जहन में बिठा लेनी है कि जब भी आपने सी लैंग्वेज का प्रोग्राम शुरू करना है तो आपने किस लाइन से शुरू करना है, इस लाइन से शुरू करना है, #include stdio.h। ये आपके प्रोग्राम की हमेशा पहली लाइन हुआ करेगी। आप 100 प्रोग्राम भी लिखेंगे तो हर प्रोग्राम की पहली लाइन आपने ये लिखनी है, ये आप अपने जहन में बिठा लें। ये कंसोल स्क्रीन जो आपको दिखाई गई है कि जब आप अपने प्रोग्राम, वो जो आपको ब्लू कलर की स्क्रीन नजर आती है जहां पर आपका प्रोग्राम लिखा हुआ होता है, उसमें आप जब कंट्रोल F9 प्रेस करते हैं और प्रेस करने के बाद कंपाइलर आपका प्रोग्राम कंपाइल करता है। लिहाजा कंपाइल करने के बाद अगर तो वो प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो जाता है तो फिर आपकी आउटपुट, प्रोग्राम की आउटपुट जनरेट कर दी जाती है और उस आउटपुट को देखने के लिए हम कौन सी की प्रेस करते हैं, Alt F5। तो हम जो ही Alt F5 हमने प्रेस की थी, हमें ये इस तरह की स्क्रीन नजर आई थी। तो ये स्क्रीन क्या है, ये कंसोल स्क्रीन है। तो इस स्क्रीन पे हमें प्रिंट एफ की मदद से सारे मैसेजेस मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पे आ जाता है conio.h हेडर फाइल। conio.h हेडर फाइल क्या होती है, इसको भी हमने अभी अपने बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर यूज नहीं किया। एक्चुअली जो conio.h हेडर फाइल है वो कंसोल पर वर्किंग करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जो कंसोल स्क्रीन है उस पर वर्किंग करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। उस पर अभी बेसिक स्ट्रक्चर में, अभी फर्स्ट प्रोग्राम में हमारी कोई वर्किंग नहीं थी, इसलिए हमने conio.h हेडर फाइल को इस्तेमाल भी नहीं किया। तो आने वाले लेक्चर्स में हम इसको इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर आपको थोड़ा सा एलैबोरेट करने के लिए दो फंक्शंस के नाम लिखे गए हैं। एक है क्लियर स्क्रीन, CLRSCR, इसका मतलब है क्लियर द कंसोल स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन इसका एब्रीवेशन है। इस तरह से गेट, CH का मतलब है गेट करेक्टर। तो अगर आप अपनी स्क्रीन को, कंसोल स्क्रीन को क्लियर करना चाहते हैं तो हम क्लियर स्क्रीन का फंक्शन यूज करेंगे, और अगर हम कंसोल स्क्रीन पर कोई भी करेक्टर इनपुट करना चाहते हैं तो फिर हम गेट करेक्टर का फंक्शन यूज करेंगे। ये दोनों फंक्शंस किसके अंदर मौजूद हैं, conio.h हेडर फाइल के अंदर मौजूद हैं। आने वाले लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह इन दोनों फंक्शंस को भी इस्तेमाल करेंगे। और नेक्स्ट स्लाइड पर वही लाइन जो वो दोबारा से एक्सप्लेन की गई है कि अगर आप क्लियर स्क्रीन और गेट करेक्टर के जो फंक्शंस हैं उनको आप अपने
प्रोग्राम की बॉडी के अंदर यूज करते हैं तो फिर आपको हैश इंक्लूड conio.h भी अपने प्रोग्राम के अंदर stdio के बाद लिखनी पड़ेगी। अगर आप ये लिखेंगे तो conio.h हेडर फाइल प्री प्रोसेसर हमारे प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करेगा, वरना वो इसको इंक्लूड नहीं करेगा। और फिर अगर इंक्लूड नहीं करेंगे तो ये जो फंक्शंस हैं ये भी वर्किंग नहीं करेंगे। कंपाइलर इनको पॉइंट आउट करेगा और इन पर मुख्तलिफ तरह के एरर्स जो वो आपको मैसेजेस देगा कि इन फंक्शंस की वर्किंग का मुझे नहीं पता, इन फंक्शंस को जहां पर डिफाइन किया गया है, जिस हेडर फाइल के अंदर इन फंक्शंस को लिखा गया है, वो हेडर फाइल आप अपने प्रोग्राम में शामिल करें तो फिर आपको ये शामिल करनी पड़ेगी। इसलिए मैं आपको हर स्लाइड में ये बताता हूँ, हेडर फाइल की हर स्लाइड में मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है कि जिस फंक्शन को आपने अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करना है वो हेडर फाइल आपको अपने प्रोग्राम में शामिल करनी पड़ेगी, उसके बगैर वर्किंग नहीं होगी। printf और scanf फंक्शंस stdio.h हेडर फाइल के अंदर लिखे गए हैं, क्लियर स्क्रीन और गेट कैरेक्टर conio.h हेडर फाइल के अंदर लिखे गए हैं। फिर उसके बाद math.h हेडर फाइल, चूंकि ये तीनों का सिंटैक्स मैंने आपको बताया था, इसलिए इनकी एक्सप्लेनेशन भी जो वो आपको साथ साथ जो मैं बता रहा हूँ कि math.h हेडर फाइल के अंदर तमाम के तमाम मैथमेटिकल फंक्शंस लिखे गए हैं। मिसाल के तौर पर एक बड़ा कॉमन फंक्शन इस्तेमाल होता है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए। तो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए हमें कोई वर्किंग नहीं वहाँ पर डिफाइन करनी, हम क्या करेंगे, हम SQRT स्क्वायर रूट का एक फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। इसको एक नंबर जो वो पास कर दिया जाता है पैरेंथेसिस में, और ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन हमें उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके रिजल्ट के तौर पर दे देता है। लिहाजा जितने भी मैथमेटिकल फंक्शंस हैं वो लॉगरिथम का है, वो हमारे पास साइन कॉस टेन के हैं, या स्क्वायर रूट है, या कोई भी फंक्शन है जो कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, वो math.h हेडर फाइल के अंदर लिखा गया है। लिहाजा अगर हम कोई इस तरह का फंक्शन इस्तेमाल करना चाहते हैं, कोई मैथमेटिकल वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो फिर वो फंक्शन जो वो हमें जब हम अपनी प्रोग्राम की बॉडी में इस्तेमाल करेंगे तो हमें math.h हेडर फाइल भी अपने प्रोग्राम के अंदर शामिल करनी पड़ेगी। लिहाजा आगे की पॉइंट यही लिखा हुआ है कि अगर आप SQRT फंक्शन को अपने प्रोग्राम की बॉडी में इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपको math.h हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी इस तरह से। तो इस तरह से अगर आप इन सारे फंक्शंस को अपने प्रोग्राम की बॉडी में यूज़ करते हैं, scanf, printf, क्लियर स्क्रीन, गेट कैरेक्टर और स्क्वायर रूट, तो फिर ये तीनों हेडर फाइल्स को आपने अपने प्रोग्राम के अंदर प्रोग्राम के शुरू में आपने इंक्लूड प्री प्रोसेसर की मदद से आपने प्रोग्राम में शामिल कर लेना है। तो यहाँ तक जो इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव था और जो हेडर फाइल थी उसकी वर्किंग जो वो कंप्लीट हो गई है। आगे जो हमारे पास दूसरी वर्किंग आ जाती है वो डिफाइन प्री प्रोसेसर की वर्किंग आ जाती है। हमने दो टाइप्स पढ़ी थी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की, एक हमने पढ़ा था इंक्लूड प्री प्रोसेसर और दूसरा हमने पढ़ा था डिफाइन प्री प्रोसेसर। सो अब आगे फर्दर जो स्लाइड्स हैं हमारे पास वो डिफाइन प्री प्रोसेसर की स्लाइड्स हैं। डिफाइन प्री प्रोसेसर के अंदर किस तरह से वर्किंग होती है, वो कहता है क्या किस मकसद के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये बेसिकली कॉन्स्टेंट्स को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। द डिफाइन डायरेक्टिव इज यूज्ड टू डिफाइन अ कांस्टेंट। अब कांस्टेंट्स क्या होते हैं, हमारे प्रोग्राम के अंदर कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो कि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान कभी तब्दील नहीं होती, उन क्वांटिटीज को कांस्टेंट का नाम दिया जाता है। कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो तब्दील होती रहती हैं, उनको वेरिएबल कहते हैं, और जो तब्दील नहीं होती उनको कांस्टेंट कहते हैं। बहरहाल कांस्टेंट और वेरिएबल इन दोनों पर डिटेल लेक्चर्स फर्दर हम जो वो करेंगे, उसमें आपको कांस्टेंट का भी आइडिया हो जाएगा और वेरिएबल्स का भी पता चल जाएगा। सो डिफाइन डायरेक्टिव कांस्टेंट डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल करेंगे हम। हमेशा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को जब भी स्टार्ट करते हैं हैश सिंबल से स्टार्ट करते हैं, ये बात अंडरस्टूड है।
और इसके एंड पे सेमीकोलन नहीं लगाया जाता, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। और वो कहता है कि इट कैन बी यूज एनीवेयर इन द प्रोग्राम। इसको हम प्रोग्राम के किसी भी हिस्से के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जो वैल्यू हम डिफाइन करेंगे उसको प्रोग्राम के किसी भी हिस्से के अंदर हम किसी भी हिस्से के अंदर हम उसको इस्तेमाल कर सकेंगे। तरीकाकार इसका क्या है? हैश, डिफाइन, आइडेंटिफायर, वैल्यू, ये चारों चीजें क्या हैं? हैश तो बेसिकली ये सिंबल है जिससे हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को स्टार्ट करते हैं। डिफाइन ये कीवर्ड है और इसकी मदद से हम कांस्टेंट को डिफाइन करेंगे। आइडेंटिफायर ये हमारे कांस्टेंट का नाम है, यानी उस कांस्टेंट वैल्यू को हम किस नाम के साथ इस्तेमाल करेंगे अपने प्रोग्राम में। और वैल्यू से मुराद बेसिकली वो वैल्यू है जो कि हमारे प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल होगी। नेक्स्ट स्लाइड पे इसकी एक एग्जांपल है। वो कहता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव रिप्लेस ऑल अकरेंस ऑफ द आइडेंटिफायर विद द वैल्यू, कि जहां जहां पर हम आइडेंटिफायर को इस्तेमाल करेंगे वहां पर उसकी वैल्यू जो रिप्लेस कर देगा जो डिफाइन आइडेंटिफायर है। तो डिफाइन आइडेंटिफायर इज कन्वेंशनली रिटन इन अपर केस। आमतौर पर जो डिफाइन कांस्टेंट करने के लिए जो हम आइडेंटिफायर लिखते हैं उसको हम कैपिटल लेटर के अंदर लिखते हैं, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड है, आपको फोर्स नहीं किया जाता कि आप इस स्टैंडर्ड को मस्ट जो वो फॉलो करें। आप अगर इसको स्मॉल लेटर में लिखना चाहें तो स्मॉल में भी लिख सकते हैं, वो गलत नहीं करेगा, क्योंकि ये कोई कमांड नहीं है, ये कोई कीवर्ड नहीं है। कीवर्ड इसमें डिफाइन है, जबकि ये जो आइडेंटिफायर है ये एक ऐसा सिंबल होता है जो कि हम अपनी आसानी के लिए अपने प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करते हैं कि इस वैल्यू को ये सिंबल PI का सिंबल जो वो डिफाइन रिप्रेजेंट करेगा। इस एग्जांपल को अगर आप देखें तो एग्जांपल क्या लिखी गई है? हैश डिफाइन PI 3.141593। बेसिकली ये पाई की वैल्यू है जो कि मैथमेटिक्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो अब ये चूंकि वैल्यू बहुत ज़्यादा लेंथी है, हमें ऐसी वैल्यूज जो कि लेंथी होती हैं जो याद नहीं होती, तो हम उसके लिए एक आइडेंटिफायर जो वो डिफाइन कर लेते हैं डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की मदद से। और जहां पर हमें इस वैल्यू को इस्तेमाल करना होता है, इस वैल्यू की बजाय हम किसे इस्तेमाल कर लेते हैं? इसको। ये जो आइडेंटिफायर है PI जो लिखा हुआ है, अगर आप इसका सिंटैक्स देखें तो इसका सिंटैक्स क्या आता है? हैश डिफाइन आइडेंटिफायर और फिर उसकी वैल्यू। तो यहां पर यही लिखा गया है, हैश डिफाइन आइडेंटिफायर की जगह पर कोई भी लेटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको याद रहे कि इस वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने ये वाला लेटर डिफाइन किया था। आप P भी रख सकते हैं, PI भी रख सकते हैं, PIE भी रख सकते हैं, आप A भी रख सकते हैं, B भी रख सकते हैं, C भी रख सकते हैं। आपकी मर्जी है कि आप ये आइडेंटिफायर किस नाम का रखते हैं। बहरहाल हमारे प्रोग्राम के अंदर इस वैल्यू को, ये जो सिंबल है, ये जो करैक्टर है मेरा जो मैंने रखा है, ये इस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। जहां पर हमें अपने प्रोग्राम में इस वैल्यू को इस्तेमाल करना है उसकी बजाय हम इसको लिखेंगे, तो इसकी जगह पर जब कंपाइल किया जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी। बहरहाल कांस्टेंट और वेरिएबल्स पर एक डिटेल्ड लेक्चर जो वो आएगा, हम इसका प्रोग्राम जो वो बनाएंगे और जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो फिर आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से इसका आइडिया हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास फर्दर जो टॉपिक है वो मेन फंक्शन का टॉपिक है कि मेन फंक्शन क्या करता है। मेन फंक्शन वो कहता है कि ये वो प्लेस है जहां से हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन शुरू होती है। मेन फंक्शन ये वो प्रोग्राम है जहां से हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन शुरू होती है। मेन फंक्शन वो पॉइंट है जहां से हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन शुरू होती है। When the program is executed, the control enters in the main function. जो ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना शुरू होता है तो कंट्रोल सबसे पहले किस में एंटर होता है? मेन फंक्शन के अंदर।
पहली जो उसकी स्टेटमेंट होती है उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। लिहाजा हर प्रोग्राम का मेन फंक्शन लाजमी होगा, इसके बगैर एग्जीक्यूशन नहीं होगी। मेन फंक्शन के बगैर अगर आप मेन फंक्शन नहीं लिखते, अगर कोई ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर आप मेन फंक्शन नहीं लिखते, वो कंपाइल तो हो जाएगा लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि हमारी स्टेटमेंट तो मेन फंक्शन के अंदर होंगी। और अगर आपने मेन फंक्शन ही नहीं लिखा तो इसका मतलब है कोई स्टेटमेंट भी नहीं है, लिहाजा वो कंपाइल जरूर होगा लेकिन वो कुछ भी आपको शो नहीं करेगा। वो जब सी स्टेटमेंट्स मेन फंक्शन के अंदर लिखी नहीं और मेन फंक्शन वैसे ही गायब है तो फिर एग्जीक्यूशन क्या होना है। लिहाजा मेन फंक्शन के अंदर हम एनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है कि आपने 10 स्टेटमेंट्स लिखनी है, 15 लिखनी है, 1000 लिखनी है, 2000 लिखनी है। जितनी भी आप स्टेटमेंट्स लिखना चाहें इसके अंदर लिख सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। और जब भी मेन फंक्शन को लिखा जाता है तो इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर मेन फंक्शन को लिखा जाता है। आप नेक्स्ट स्लाइड में अगर आप देखें तो ये मेन फंक्शन को एक्सप्लेन किया गया यहाँ पर, वाइड मेन, वाइड। और ये अगर आपको याद हो तो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर हमने वाइड नहीं लिखा था, बहरहाल ये ऑप्शनल है। यहाँ पर कंप्लीट मेन फंक्शन का स्ट्रक्चर जो वो लिखा गया है तो इसलिए वाइड यहाँ पर लिख दिया गया है। फिर ये कर्ली ब्रेसेस है और इसके अंदर बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन, जहाँ पर हमने अपनी स्टेटमेंट्स को लिखना है और वो स्टेटमेंट्स जिन्होंने 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होना है। सो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सिंटैक्स ऑफ मेन फंक्शन। आपने देखा कि जो मेन फंक्शन है इसका सिंटैक्स वाइड से शुरू हो रहा है और वो कहता है द डेफिनेशन ऑफ द मेन फंक्शन स्टार्ट्स विद द कीवर्ड वाइड। वाइड कीवर्ड के साथ इस मेन फंक्शन को शुरू किया जा रहा है। वाइड का मतलब क्या है? वो कहता है इट इंडिकेट्स अ टाइप ऑफ वैल्यू दैट इज रिटर्न्ड बाय द फंक्शन। ये बेसिकली उस वैल्यू को शो करता है, उस वैल्यू की टाइप को शो करता है, ये जो वाइड है, जो कि मेन फंक्शन रिटर्न करेगा। स्टार्टिंग पे हम वाइड को यूज नहीं करेंगे, मेन फंक्शन किसी किस्म की कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, इसे हम वाइड लिखते भी नहीं। वाइड का मतलब ही यही है, वो कहता है रिटर्न नो वैल्यू। तो जब उसने कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करनी तो वाइड फिर हम अपने बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर भी स्किप कर देते हैं, हम इसको नहीं लिखते। तो यही वजह थी कि इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको करवाया था उसमें मैंने जस्ट मेन लिखा था, मैंने वाइड उसमें नहीं लिखा था। फिर उसके बाद वो कहता है कीवर्ड वाइड इन द पैरेंथेसिस इंडिकेट्स दैट द फंक्शन डज नॉट एक्सेप्ट एनी आर्गुमेंट। अब ये आर्गुमेंट्स क्या होते हैं? बेसिकली हम मुख्तलिफ तरह की वैल्यूज फंक्शन को पास करते हैं। अगर आपको याद हो तो printf फंक्शन के अंदर हमने इन्वर्टेड कॉमास में एक मैसेज लिखा था, वो मैसेज बेसिकली क्या था, वो उसको आर्गुमेंट कहा जाता है। तो फंक्शन की पैरेंथेसिस के अंदर आप जो कुछ लिखते हैं वो क्या होता है, उसको हम कहते हैं कि आर्गुमेंट पास किया गया, या हम उसको कहते हैं कि ये हमने फंक्शन को एक पैरामीटर पास किया है जिस पर उस फंक्शन ने वर्किंग करनी है। तो आर्गुमेंट बेसिकली वो वैल्यू होती है जिस पर वो फंक्शन अप्लाई किया जाता है। तो मेन फंक्शन के अंदर हमने पैरेंथेसिस के अंदर कुछ भी नहीं लिखा था। वाइड का भी मतलब यही होता है कि ये कोई आर्गुमेंट नहीं ले रहा। तो वाइड बेसिकली मतलब ही जब ये है कि ये कोई आर्गुमेंट नहीं ले रहा तो इसलिए वाइड लिखने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। यही वजह थी कि जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर था उसमें हमने वाइड स्किप कर दिया था और सिंपली हमने मेन फंक्शन लिखा था। फिर उसके बाद वो कहता है द बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन इज एनक्लोज्ड इन द ब्रेसेस। आपको पता है कि वो हम ब्रेसेस में जो वो लिखते हैं और इसके अंदर जितनी भी सी स्टेटमेंट्स हैं उनको राइट डाउन किया जाता है। These statements are the instructions। बेसिकली जो ब्रेसेस के अंदर आप जो स्टेटमेंट्स लिखते हैं वो क्या होती हैं, वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि हम अपने प्रोग्राम के अंदर परफॉर्म करना चाहते हैं। जो टास्क्स हम करना चाहते हैं उन टास्क्स को परफॉर्म करने के लिए, उन टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए हम सी स्टेटमेंट्स की फॉर्म के अंदर या इंस्ट्रक्शंस की फॉर्म के अंदर राइट डाउन करते हैं। यही बेसिकली हमारी प्रोग्राम की लॉजिक होती है जो कि हम अपने प्रोग्राम पर इम्प्लीमेंट करते हैं।
हमने अपने प्रोग्राम में सिर्फ printf स्टेटमेंट को यूज़ किया था। जो हमारा प्रोग्राम आगे चलता जाएगा हम उसके अंदर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स इंक्रीज करते जाएंगे। तो ये हमारे लेक्चर का पार्ट 2 था। उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है बेसिक स्ट्रक्चर का जो पार्ट 3 है उसमें हम सी स्टेटमेंट्स को डिस्कस करेंगे।